हेलो चैंपियंस, हरे कृष्ण सभी को। तो आज हमारे रिवीजन सीरीज में हम करेंगे रिवीजन चैप्टर 3 का, जिसमें हम देखेंगे कि क्या इसका एनालिसिस रहा है। पास्ट में इस चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक्स आ चुके हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, डिस्क्रिप्टिव आया है कि एमसीक्यू आया है, और इस बार के लिए क्या क्या एक्सपेक्टेड इस चैप्टर से हम कर रहे हैं कि May 25 में क्या क्या एक्सपेक्टेशन है इन चैप्टर्स की। सबसे पहले हम इसका एनालिसिस देख लेते हैं। मैंने इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए टेलीग्राम पे वॉइस नोट भी शेयर करे थे, आप उन्हें भी रेफर कर सकते हैं। प्लस मैंने ये वाले समरी नोट्स भी शेयर कर रखे हैं जो आप रेफर कर सकते हैं, और मैं इसके साथ साथ आपको ये वाले हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करने वाली हूँ फॉर दिस चैप्टर, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम में, 1 डे बिफोर एग्जाम में। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं चैप्टर 3 में क्या क्या अभी तक आ चुका है। ठीक है, सबसे पहले तो डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, इसका एमसीक्यू बहुत बार आ चुका है, फ्रीक्वेंटली आ चुका है। इसमें रेड हेयरिंग, एब्राइज्ड प्रोस्पेक्टस के बारे में पूछा गया है। उसके बाद प्रोस्पेक्टस में कंटेंट्स क्या होते हैं, इसके अंदर क्या क्या लिखा होता है, डिस्क्रिप्टिव पूछा गया है, ओकेशनली आया है। यहाँ पे हमको फोकस करना है मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स, जितने भी मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स हैं जो हमको देने होते हैं किसमें, प्रोस्पेक्टस में, आपको उन पे फोकस करना है। उसके बाद वी हैव मिस स्टेटमेंट एंड प्रोस्पेक्टस। अगर प्रोस्पेक्टस में आपने कुछ भी मिस स्टेटमेंट दिया है तो आपको क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस भोगने पड़ेंगे, वो भी बहुत बार आ चुका है, फ्रीक्वेंटली आ चुका है, डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू दोनों में आ चुका है। उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज कैसे की जाती है, उसका प्रोसीजर क्या है और उसकी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है। देन वी हैव प्राइवेट प्लेसमेंट, क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू ओकेशनली पूछा गया है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इसमें देखना है हमें। अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज एमसीक्यू में ओकेशनली आया हुआ है, इसमें क्या क्या लिमिट्स और कंडीशंस होती हैं। इस बार भी एक्सपेक्टेड क्या है, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव या एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है। रीजन भी क्योंकि रिपीटेटिवली ये पास्ट एग्जाम्स में पूछा गया है। देन वी हैव कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, इसमें एमसीक्यू आपसे और लेटेस्ट जो ट्रेंड चला है आईसीए का, इसमें आपको डिस्टिंक्शन डिफरेंस बिटवीन पूछा जा सकता है अलग अलग प्रोस्पेक्टस का। इसमें आपको फोकस करना है रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, शेल्फ, एब्राइज्ड और डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है, इसके बारे में आपको डिफरेंस बिटवीन पूछा जा सकता है। या तो एमसीक्यू आएगा, ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में भी आपसे क्या पूछ सकते हैं वो लोग, डिफरेंस बिटवीन पूछ सकते हैं। उसके बाद कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस का कंटेंट क्या है, ये रील वाला कंटेंट नहीं, प्रोस्पेक्टस का कंटेंट क्या होता है। डायरेक्टली बहुत बार आईसीए ने पूछा है, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन इसमें आ सकता है, डिस्क्रिप्टिव आ सकता है। आपको इसके जो मैंडेटरी कंटेंट्स हैं वो आपको इसके जरूर देखने हैं। देन वी हैव अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज की प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट क्या है, प्रीवियसली बहुत बार इनडायरेक्टली पूछा गया है ये। सेक्शन 39 हमको इसमें देखना रहेगा। प्राइवेट प्लेसमेंट अगेन क्या होता है, आपको ये भी देखना है, और इसका रीसेंट अमेंडमेंट, मैं आपको अमेंडमेंट भी दूंगी। दिस इज द अमेंडमेंट जो चैप्टर 3 का हमको इस बार देख के जाना है। मैंने पूरा जो अमेंडमेंट है आपको इंग्लिश में दिया है, सो दैट एग्जाम के पहले भी अगर आप देख रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अमेंडमेंट देखने का टाइम ही नहीं मिलता, एग्जाम के 1-2 दिन पहले वो देख के चले जाते हैं। तो अगर आप इसको सिर्फ रीड करके चले जाएंगे तब भी आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि इस चैप्टर में क्या क्या अमेंडमेंट थे। प्लस मैंने इसमें एक और चीज ऐड करके रखी है, क्या चीज ऐड करके रखी है कि किस किस एरिया में रेस्ट्रिक्शन है, मतलब आपको की एरिया पे देखना है कि कहाँ कहाँ रेस्ट्रिक्शन है, क्या मैंडेटरी है, एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले जो हमारे इस रिवीजन सीरीज का मंत्रा है बहुत ही सिंपल है कि जो जो एग्जाम में पहले आ चुका है और जो जो एक्सपेक्टेड है हम वही टॉपिक्स करने वाले हैं। रीजन बीइंग टाइम बहुत कम है तो हम स्मार्ट स्टडी करेंगे। उसके बाद भी क्योंकि 80% चांसेस हैं कि जो पास्ट में आ चुका है प्रीवियस एग्जाम्स में वही इस बार रिपीट हो जाए, तो इस चीज से क्या हो जाएगा कि हम जो है 80% अगर अच्छे से कर लें तो उसमें से आपके लिए इतना स्कोर करना इजी हो जाएगा अगर आपने ये भी अच्छे से कर लिया तो।
तो सबसे पहले डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस, अच्छा एक और चीज मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखे हैं मेन नोट्स में, जो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, सो दैट जब आप गो थ्रू करोगे तो आपको पता होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हमने रिवीजन में कवर कर रखे हैं। तो सबसे पहले हम अभी देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, और उसके भी पहले हम देखेंगे कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है। ओके, टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, सबसे पहले प्रोस्पेक्टस क्या होता है। देखो प्रोस्पेक्टस क्या होता है, सिंपल। प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है डॉक्यूमेंट जिसपे इशू की ऑल डिटेल्स दी हुई हो। सिंपल, ये एक डॉक्यूमेंट है। जब भी कोई कंपनी पब्लिक से पैसा उठाती है तो उनको एक डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ता है, जो कि होता है प्रोस्पेक्टस। उसमें जो भी वो इशू कर रहे हैं उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स होती है। मैम किस तरीके की डिटेल्स, इसमें आपको पास क्या लिखा होगा कि ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब पब्लिक के पैसे से कंपनी क्या करेगी, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, एंड सो ऑन। और भी उसमें डिटेल्स होती हैं, ठीक है। उसका मतलब होता है प्रोस्पेक्टस। हमारे पास यहाँ भी उसकी डेफिनेशन है जो आप रेफर कर सकते हो। सबसे पहले ही है हमारे पास उसकी डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है, ये रहा। तो प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्रोस्पेक्टस का मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कंपनी जो है पब्लिक को इशू करती है। उसमें हम क्या देखते हैं, कंपनी उसमें सारी डिटेल्स लिखती है कि क्यों पब्लिक से पैसा उठाया जा रहा है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या रिस्क फैक्टर है, ठीक है, क्या टाइम लिमिट है, कब तक कंपनी वो ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर लेगी। प्रोस्पेक्टस में ये दिया होता है। अब टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस के टाइप्स होते हैं, याद रखिएगा ये एक्सपेक्टेड है और बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है। अगर एमसीक्यू आया तो हो सकता है आपसे डेफिनेशन के बारे में पूछ ले, अगर एमसीक्यू नहीं आया तो डिस्क्रिप्टिव में डिफरेंस बिटवीन आ सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। इसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो एक बार प्रोस्पेक्टस बना के शेल्फ में रख लिया कंपनी ने, अब उसी एक प्रोस्पेक्टस को इशू कर करके वो पब्लिक से पैसा उठाते रहेंगे। दिस इज शेल्फ प्रोस्पेक्टस, नाम में ही मतलब छुपा हुआ है, शेल्फ में रखने वाला। अगर आप यहाँ पे देखो तो क्या लिखा हुआ है, एक बार बनाकर शेल्फ में रख लो फिर 1 साल तक इशू करते रहो, ठीक है। उसके बाद इसके क्या क्या प्रोविजंस है, कंपनीज स्पेसिफाइड बाय सेबी मे फाइल शेल्फ प्रोस्पेक्टस विद आरओसी। ये वैलिड रहेगा पर कितने साल तक, सिर्फ 1 साल तक, 1 साल के ऊपर तक ये वैलिड नहीं रहेगा। फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ फर्स्ट ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज, जब पहली बार इसको पब्लिक को दिया गया उनसे पैसा उठाने के लिए, वहां से लेके 1 साल तक ये वैलिड रहता है। कंपनी जो है इस टाइम पीरियड में, मतलब कि 1 साल में एक या एक से ज्यादा बार इसी प्रोस्पेक्टस को इशू करके पैसा पब्लिक से उठा सकती है। उसके बाद अगर सब्सीक्वेंट ऑफर दे रहे हैं अंडर शेल्फ प्रोस्पेक्टस तो कंपनी को जो है फाइल करनी पड़ेगी इंफॉर्मेशन। उसके बाद सारे मटेरियल फैक्ट्स को बताना पड़ेगा, जो भी चेंजेस बनाए गए हैं, चेंजेस दिए गए हैं वो भी बताना पड़ेगा। हर सब्सिक्वेंट इशू के टाइम इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाओ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर आपने कुछ भी यहाँ पे प्रोवाइडेड दैट, मैं आपको हर बार बोलती हूँ, अगर लॉ में आपको ड्यूरिंग एग्जाम भी अगर आपको ऐसा लिखना है कि इस सेक्शन में ये भी बोला गया है, तो आपको यूज करना पड़ेगा द वर्ड प्रोवाइडेड दैट, कि ये भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, where the company has received application for allotment of securities along with advance payments, before making of any such change the company shall intimate changes to such applicants, and if they express a desire to withdraw their application the company shall refund the monies received as subscription within 15 days। मतलब शेल्फ प्रोस्पेक्टस के केस में अगर आपको पहले ही एडवांस पब्लिक से मिल गया है और आपने उसके बाद कुछ चेंजेस करे और पब्लिक को लग रहा है नहीं मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, तो आपको 15 दिन के अंदर अंदर उनको पैसा वापस करना है। मतलब कि एडवांस पेमेंट वालों को रिफंड की अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी।
अब इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम टुगेदर विथ शेल्फ प्रोस्पेक्टस शेल बी डीम टू बी अ प्रोस्पेक्टस, उसको भी प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। उसके बाद रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है वो प्रोस्पेक्टस जो कि इनकम्प्लीट है। हेयर वी कैन ऐड इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस, आप लिख सकते हो यहाँ पर इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस, वो प्रोस्पेक्टस जो इनकम्प्लीट है, जो अधूरा है, दैट इज रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स और उनकी प्राइस जो है कंपनी ने स्पेसिफाई नहीं करी है। मतलब कि कंपनी क्या करती है, एक प्राइस का रेंज दे देती है, उस प्रोस्पेक्टस में नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, फिक्स प्राइस क्या है, ये नहीं बताया जाता है। मतलब कि ये क्या होता है, एक इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस होता है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोस्पेक्टस which does not include complete particulars of the quantum or price of the securities, complete information उसमें नहीं दी हुई होती है। इशू प्राइस डिसाइड नहीं है तो रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, दिस इज द ट्रिक। अगर आपको एमसीक्यू में भी पूछा गया है कि इशू प्राइस डिसाइडेड नहीं है और पब्लिक से पैसा मंगाया गया है तो कंपनी ने कौन सा प्रोस्पेक्टस दिया होगा, तो इट इज रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, जिसमें इशू प्राइस जो है नहीं दिया होता है। यहाँ पे आप एक एग्जांपल दे सकते हैं कि इस तरीके से एक बिड लगाई जाती है, एक रेंज लगाई जाती है और उस रेंज के बीच में प्राइस फिक्स हो जाती है। मतलब बुक बिडिंग प्रोसेस में क्या होता है, actually a price discovery method. In this method, the company doesn't fix a particular price for the shares, but instead give a price range. प्राइस रेंज दिया जाता है। इशू के 3 दिन के अंदर अंदर आरओसी को कॉपी देना जरूरी है रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस की। अब यहाँ पे आपको कुछ वेरिएशंस को भी हाईलाइट करना पड़ेगा। रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस शेल कैरी द सेम ऑब्लिगेशन एज एप्लीकेबल टू द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में जो भी हमको ऑब्लिगेशन पूरे करने होते हैं वो रेड हेयरिंग में भी करने होंगे। तो सही तो बात है, ये भी तो एक प्रोस्पेक्टस है, बस उसमें ये है कि एक प्राइस और नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बताए गए हैं। कोई भी अगर वेरिएशन है रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस या प्रोस्पेक्टस में तो उसको हाईलाइट करना जरूरी है। उसके बाद जो फाइनल प्रोस्पेक्टस है वो आरओसी और सेबी को फाइल करना जरूरी है। Upon the closing of the offer of securities under this section, a final prospectus shall be filed with ROC and SEBI. This prospectus will specify the total capital raised and the closing price of the prospectus of any other details not included in red herring prospectus. Closing price क्योंकि यहाँ पर एक रेंज दी हुई थी, यहाँ पे डिसाइडेड नहीं था कि कौन सी प्राइस पे हम प्रोस्पेक्टस को दे रहे हैं, इसीलिए रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में आपको क्लोजिंग प्राइस भी बतानी पड़ेगी। उसके बाद एब्राइज्ड प्रोस्पेक्टस, ये क्या होता है, नाम में बहुत खतरनाक लग रहा है लेकिन बहुत ही सिंपल है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, प्रोस्पेक्टस बहुत ज्यादा पेजेस का होता है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं कि वो सारा बैठ के पढ़े। तो जितनी भी प्रोस्पेक्टस की इंपॉर्टेंट बातें हैं उसकी एक समरी बना के आप इन्वेस्टर को दे दो ताकि उसको कम टाइम में समझ में आ जाए कि आप पैसा क्यों मांग रहे हो उनसे। ठीक है, तो ये होता है एब्राइज्ड प्रोस्पेक्टस। एब्राइज्ड प्रोस्पेक्टस मतलब कि समरी। यहां पे यू कैन से समरी। एब्राइज्ड प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है, समरी। समरी वाला प्रोस्पेक्टस, आपने पूरे प्रोस्पेक्टस की एक समरी दे दी, ठीक है, वो होता है एब्राइज्ड प्रोस्पेक्टस। अब जब भी एप्लीकेशन फॉर्म हम देते हैं उसके साथ एब्राइज्ड प्रोस्पेक्टस भी देना होता है। हियर वी हैव द इंफॉर्मेशन। अब ये कब नहीं देना होता है, आपको एप्लीकेशन के साथ मैंने बोला कि हर बार आपको एब्राइज्ड प्रोस्पेक्टस देना पड़ेगा। कब नहीं देना पड़ेगा, प्रोवाइडेड दिस सबसेक्शन शेल नॉट अप्लाई फॉलोइंग केसेस में, in connection with a bona fide invitation to a person to enter into a underwriting agreement in relation to securities which are not offered to the public। अगर पब्लिक को दे ही नहीं रहे हो तो समरी अलग से बनाने की क्या जरूरत है। when offer is made only to existing members of a company, existing members को ऑलरेडी पता है कि पैसा क्यों लिया जा रहा है तो उनको भी ये अलग से देने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे कोई रिक्वेस्ट करता है कि एब्राइज नहीं, मेरे को समरी नहीं, मेरे को पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस चाहिए, तो मांगने पर आपको उनको फुल प्रोस्पेक्टस देना पड़ेगा। इफ कंपनी मेक्स एनी डिफॉल्ट तो 50,000 की पेनल्टी लगेगी फॉर ईच डिफॉल्ट। उसके बाद हमने अभी क्या देख लिया, हमने देख लिया डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब हम देखेंगे सबसे पहले मिस स्टेटमेंट्स इन प्रोस्पेक्टस।
नहीं, सबसे पहले कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस ही देख लेते हैं। प्रोस्पेक्टस के क्या कंटेंट्स होते हैं। दिस इज सेक्शन 26 जो बात करता है कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस के बारे में। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया प्रोस्पेक्टस क्या होता है। एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो पब्लिक को दिया जाता है, उसमें सारी डिटेल्स बताई जाती है कि आपसे पैसा क्यों मांग रहे हैं। ठीक है, कंटेंट्स क्या होने चाहिए प्रोस्पेक्टस के। डेट और डायरेक्टर्स के सिग्नेचर होना जरूरी है। मतलब जो डायरेक्टर्स हैं उसके सिग्नेचर होना जरूरी है और उस पर डेट लिखी होनी जरूरी है, उसी से तो उसकी वैलिडिटी का पता चलेगा। सेबी और सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोलेंगे वो सारी रिपोर्ट्स और इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। मोदी जी और सेबी ने एक बार जो बोल दिया आपको वो देना ही पड़ेगा। डायरेक्टर्स डिक्लेरेशन भी देंगे। क्या डिक्लेरेशन देंगे कि भाई प्रोस्पेक्टस हम इश्यू कर रहे हैं, कंपनीज एक्ट को फॉलो किया जा रहा है, आरओसी के पास जो सबमिट करना था हमने वो सबमिशन भी कर दिया गया है। यहाँ पर अगर राइट इशू और ऑलरेडी लिस्टेड सिक्योरिटीज के इशू पर ये सेक्शन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि अगर आप राइट इशू कर रहे हो या फिर ऑलरेडी आप लिस्टेड सिक्योरिटीज का इशू कर रहे हो तो ये सारी जो चीजें हैं वो तो पहले ही हो चुकी होंगी। ठीक है, यहाँ पे एक कनेक्शन दिया गया है। क्या दिया गया है? सेक्शन 33 ऑल्सो स्टेट अ कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू इशू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। कौन से केस में प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है? प्राइवेट प्लेसमेंट। अगर आप पब्लिक एट लार्ज को पैसा लेने के लिए बोल ही नहीं रहे हो, उनसे पैसा ले ही नहीं रहे हो पब्लिक एट लार्ज पे, तो इतना प्रोस्पेक्टस का झंझट करने की जरूरत नहीं है। 2-4 प्राइवेट लोगों से ले रहे हो, उनको ऐसे मुंह जबानी बता दो भाई क्यों ले रहे हैं। इशू ऑफ सिक्योरिटीज टू द अंडरराइटर। अगर आप अंडरराइटर को सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो तो मतलब इन दो सिचुएशंस में प्रोस्पेक्टस को इशू करने की जरूरत आपको नहीं है। हो सकता है केस स्टडी में ये आ जाए कि बताओ भाई प्रोस्पेक्टस इशू करना है कि नहीं करना है। एक डायरेक्टर बोल रहा है कि आपको इशू करने की जरूरत नहीं है, तो आप बताओ कि वेदर उसका जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है या नहीं है, तो आपको वहां पर ही काम आ सकता है। अब आईपीओ एफपीओ दोनों पर ये सेक्शन लगेगा। आईपीओ इज इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड फर्दर पब्लिक ऑफर। डेट इंडिकेटेड इन द प्रोस्पेक्टस शेल बी डीम्ड टू बी द डेट ऑफ द पब्लिकेशन। जो उस पर डेट लिखी गई है वही पब्लिकेशन की डेट मानी जाएगी। इसलिए कंटेंट्स में बोला था कि डेट होना जरूरी है। अ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस डिलीवर होनी चाहिए रजिस्ट्रार को ऑन और बिफोर द डेट ऑफ पब्लिकेशन। अरे कॉमन सेंस की बात है। आरओसी क्या है? कंपनी के केस में आरओसी उसकी गर्लफ्रेंड है, उसको सब बताना पड़ेगा। अगर आप प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो सबसे पहले कंपनी की गर्लफ्रेंड को बताना पड़ेगा, मतलब कि आरओसी को बताना पड़ेगा। यहाँ पर अब कब बताना पड़ेगा? या तो पहले बताओ या तो उसी दिन बता दो, बाद में बताने का कोई मतलब नहीं। हमको पहले बताना पड़ेगा या फिर उस दिन बता दो तो भी चलेगा। इट शुड बी साइंड बाय एवरी पर्सन हु इज named therein as a director or proposed director of the company or by his duly authorized attorney। जिस भी डायरेक्टर का उस प्रोस्पेक्टस में नाम लिखा हुआ है उसके सिग्नेचर होना जरूरी है। कंपनी कैन इशू प्रोस्पेक्टस ओनली आफ्टर इट्स कॉपी इज डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन विद आरओसी। आपने आरओसी को बताया उसके बाद ही आप पब्लिक एट लार्ज को प्रोस्पेक्टस दे सकते हो। अ कंपनी शैल इंक्लूड अ स्टेटमेंट बाय एक्सपर्ट ओनली इफ। एक्सपर्ट की स्टेटमेंट भी आप उसमें लगा सकते हो अपने प्रोस्पेक्टस में, पर क्या कंडीशन है? एक्सपर्ट जो है वो इंगेज नहीं होना चाहिए कंपनी के फॉर्मेशन, प्रमोशन और मैनेजमेंट में। उसने अपनी रिटर्न कंसेंट दी होनी चाहिए। उसने अपनी कंसेंट को विड्रॉ नहीं किया होना चाहिए जब तक के प्रोस्पेक्टस पब्लिक के पास नहीं पहुंच जाता। और अ स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट शेल बी इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस जो है उसके पेज पर मतलब फ्रंट पेज पे क्या, मतलब कवर पेज पे क्या लिखा होना चाहिए? एक तो ये कि जितनी भी जो कॉपी रिक्वायर्ड थी डिलीवर्ड होना आरओसी के पास वो कर ली है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच करके प्रोस्पेक्टस के साथ और भी डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आरओसी को देना जरूरी था तो वो भी दे दिए गए हैं। उसके बाद अब समझो नो प्रोस्पेक्टस शेल बी वैलिड इफ इशूड मोर देन 90 डेज आफ्टर द डेट ऑफ डिलीवरिंग कॉपी टू द आरओसी। आपने आरओसी को कॉपी दे दी तो 90 दिन के अंदर अंदर हमको वो पब्लिक को देना, इशू करना जरूरी है। मतलब कि यहाँ पे टाइम लिमिट है। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आ सकता है एमसीक्यू में 90 डेज की टाइम लिमिट है कि आपने अगर प्रोस्पेक्टस आरओसी को दे दिया तो 90 दिन के अंदर अंदर यू हैव टू इशू प्रोस्पेक्टस टू द पब्लिक एट लार्ज। उसके बाद अगर आपने कोई भी कॉन्ट्रावेंशन किया इस सेक्शन के साथ तो कंपनी और एवरी पर्सन हु इज नोइंगली अ पार्टी टू इशू ऑफ सच प्रोस्पेक्टस उसको 50,000 से 3 लाख तक का फाइन लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि आपने नोइंगली गलत इंफॉर्मेशन दी है पब्लिक को। 50,000 से 3 लाख तक का। तो हमारा क्या हो गया? ये
हमारा ये टॉपिक भी हो गया। नाउ मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस फ्रीक्वेंटली आया हुआ है, डिस्क्रिप्टिव में भी आया हुआ है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इस चैप्टर में, अगर मैं आपको बोलूं तो इसको देखना तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि अगर आपने प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड कुछ भी कांड करने की कोशिश करी, उसमें कुछ भी ऐसा लिखा जिसमें पब्लिक को नुकसान हो गया, तो आपको भारी कॉन्सिक्वेंसेस जो है निभाने पड़ेंगे। अब लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट क्या होता है? अगर क्रिमिनल लाइबिलिटी और सिविल, दो लाइबिलिटी, एक तो क्रिमिनल दूसरी सिविल। एवरी पर्सन हु ऑथोराइज्ड फॉर इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, जो भी पर्सन प्रोस्पेक्टस इशू करने के लिए ऑथोराइज किया गया था, ऑथोराइज पर्सन मतलब बलि का बकरा, वो पनिशेबल होगा अंडर सेक्शन 447। कैमरा बंद हो गया, हम कैमरा स्टार्ट कर लेते हैं। तो वो पनिशेबल होगा फॉर अंडर सेक्शन 447। ओके, थैंक यू टीम। अंडर सेक्शन 447 जो है पनिशेबल होगा, ठीक है, मतलब कि फ्रॉड, दिस रिलेटेड टू फ्रॉड। अगर किसी ने कोई भी पर्सन जो ऑथोराइज्ड है वो पनिशेबल होगा अंडर 447 अगर उसने नोइंगली कुछ भी गलती करी है। तो देखो क्रिमिनल लाइबिलिटी में 447 लगेगा। अब इसमें क्या डिफेंस हो सकता है, वो पर्सन क्या ये बोल के बच सकता है कि प्लीज मेरे को सजा मत दो 447 में? दो चीजें बोल के, या तो जो इसका इम्पैक्ट है, जो झूठ बोला है, जो मिस स्टेटमेंट है, वो बहुत ही इमटेरियल है, या फिर उसके पास रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव था कि जो लिखा हुआ है वो सच है, ठीक है। दूसरा, सिविल लाइबिलिटी। व्हाट इज सिविल लाइबिलिटी? कंपनी, डायरेक्टर, प्रपोज डायरेक्टर, प्रमोटर, एक्सपर्ट, वन हु ऑथोराइज फॉर इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस पे कंपनसेशन टू इन्वेस्टर। भाई तुम पढ़े लिखे लोगों को कंपनी में इसलिए बिठाया गया था कि कुछ भी अगर गड़बड़ हो तो आप पहले उसको चेक करो, अगर आपको गड़बड़ लगती है तो आप उस चीज को होने से रोको, लेकिन आप नहीं रोक पाए तो आपको इन्वेस्टर्स तो आप पे भरोसा करके पैसा डाल रहे थे ना कंपनी में, तो अब आपको उनको जो है कंपनसेशन देना पड़ेगा। अब यहाँ पर उनके पास क्या डिफेंसेस अवेलेबल हैं, इसलिए आपको डिस्क्रिप्टिव केस स्टडी आ सकती है कि भाई एक डायरेक्टर था, उसने पहले ही इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस के पहले ही अपना जो है रिजाइन कर दिया, तो क्या वो लाइबल है क्या? तो यहाँ पर आपको डिफेंसेस है। विड्रॉ इट्स कंसेंट टू बी अ डायरेक्टर, डायरेक्टर के पद से ही विड्रॉल कर दिया। बिलीव ऑन कंसेंट अंडर सेक्शन 26 सबसेक्शन 5, जो कंसेंट दी गई थी इस सेक्शन में उस पर भरोसा कर लिया गया था। इशूड विदाउट हिज नॉलेज पब्लिक नोटिस, भाई उसने उसके नॉलेज के बिना इशू कर दिया गया प्रोस्पेक्टस, उसको बताया ही नहीं गया। कम बाकी लोगों को पता था, प्रमोटर को, बाकी प्रपोज डायरेक्टर्स को पता था, भाई इसको बताएंगे तो ये तो टांग अड़ाएगा बीच में, तो एक काम करो इसको बिना बताए ही आप जो है इशू कर दो, इसके बिना नॉलेज के। और उसके बाद पब्लिक नोटिस दिया था उस डायरेक्टर ने कि देखो मुझे बिना बताए इन्होंने प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया है, तो अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। पब्लिक नोटिस देना भी इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद रेमेडीज फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन, क्या क्या रेमेडीज हैं, कौन सी कर सकता है? पर्सन हु सब्सक्राइब टू शेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टस कंटेनिंग मिसलीडिंग स्टेटमेंट। आपने और मैंने किसी कंपनी में पैसा लगा दिया प्रोस्पेक्टस को पढ़कर, ठीक है, उसके एवरेज प्रोस्पेक्टस की समरी को पढ़कर हमने लगा दिया, समरी तो मेन प्रोस्पेक्टस से ही बनकर आई थी। अब हम लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं कि भाई हमारे साथ जो है गलत हुआ है, हमने इसी पे भरोसा करके, प्रोस्पेक्टस पे भरोसा करके कंपनी को पैसा दिया था। पर्सन एक्टेड ऑन अ स्टेटमेंट विच इज फ्रॉडुलेंटली एंड सस्टेन्ड डैमेजेस, डैमेजेस कौन पे करेगा? जो पर्सन लायबल था उसके लिए। इफेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज शेयर बिकम वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ परचेज्ड, वो वॉइडेबल हो सकता है। एक्सेप्शन, राइट नॉट अवेलेबल टू सब्सिक्वेंट परचेजर फ्रॉम मार्केट। सब्सक्राइबर टू एमओए कैन नॉट सीक रिलीफ, जो एमओए के सब्सक्राइबर है उनको यहाँ पर रिलीफ नहीं मिलेगा। अब आप जब भी सेक्शन 34 सेक्शन 35 पढ़ो, ये दो सेक्शन है 34 सेक्शन 35, आपको मेन नोट्स में भी ये दिख जाएंगे। यहाँ पर हम यहाँ से पढ़ रहे हैं अभी, क्योंकि चार्ट फॉर्म में है तो समझ में बहुत अच्छे से आता है। प्रोस्पेक्टस में झूठ बोला तो या तो जेल जाना पड़ेगा या तो आपको पैसा भरना पड़ेगा।
मतलब आपने झूठ बोला तो कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ पर क्रिमिनल लाइबिलिटी है तो आपको जेल जाना पड़ेगा, सिविल है तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, एक बार इसको यहां से भी देख लेते हैं। मिस स्टेटमेंट, मुझे लगा था सच है, मतलब रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव। ठीक है, ये हो गया हमारा 35 सिविल लाइबिलिटी हो गया। ठीक है, सारा ही उसमें कवर हो गया है। वी हैव समरी हियर ऑल्सो, यहाँ पर भी समरी है तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसको। ठीक है, तो हमारा ये वाला भी हो गया। नाउ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंटली एमसीक्यू में आया गया है, तो अब इसको देखते हैं ये सेक्शन क्या बोलता है। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, ये रहा अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय कंपनी। यहाँ पे क्या बोला गया है, कंपनी ने जब प्रोस्पेक्टस इशू करा तो आप ऐसे नहीं कि भाई 4 लोगों ने अप्लाई कर दिया तो आप उनको सिक्योरिटीज दे दो, नहीं, 90% जो है उतना आना ही चाहिए आपके पास। मिनिमम अमाउंट जो है, जो स्टेटेड है प्रोस्पेक्टस में, वो सब्सक्राइब होना चाहिए, तभी जो है आप इसको आगे फर्दर लेके जा सकते हो। द अमाउंट स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस एज अ मिनिमम अमाउंट हैज बीन सब्सक्राइब एंड इसके साथ साथ the sum payable on application for the amount so stated have been received by company by check or other instrument। ऐसा नहीं सिर्फ सब्सक्राइब से काम नहीं चलेगा, कंपनी को उतना पैसा मिल भी जाना चाहिए। The amount payable on application shall not be less than 5% of nominal value या such other percent और amount जो स्पेसिफाई करा हो से भी नहीं। ऐसा नहीं कि भाई कंपनी बोल रही है 2% अभी दे दो एप्लीकेशन पे, बाकी पैसा बाद में अलॉटमेंट पे देते रहना, नहीं, ऐसा नहीं है। आप अलॉटमेंट तभी कर सकते हो सिक्योरिटीज का जब 5% आपने मिनिमम नॉमिनल वैल्यू का मांग लिया हो एप्लीकेशन पे, या फिर वो परसेंटेज जो सेबी ने बताया हो। इफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड, तो 30 दिन के अंदर अंदर, प्रोस्पेक्टस इशू करने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको उन लोगों को वो पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। रूल 11 क्या बोलता है कि आप एप्लीकेशन मनी को रिफंड कैसे करेंगे। इफ स्टेटेड मिनिमम अमाउंट हैज नॉट बीन सब्सक्राइब, द सम पेबल ऑन एप्लीकेशन इज नॉट रिसीव्ड विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड देयरइन, तो जो एप्लीकेशन मनी है वो रीपेड करना पड़ेगा 15 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम क्लोजर ऑफ द इशू। इशू क्लोज होने के 15 दिन में आपको रिफंड करना पड़ेगा पब्लिक को, नहीं तो डायरेक्टर्स पर्सनली लायबल हो जाएंगे विद इंटरेस्ट ऑफ 15% पर एनम। अगर 15 दिन के अंदर अंदर नहीं दिया तो डायरेक्टर्स को 15 दिन के बाद 15% पर एनम जो है इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। दैट इज 15 15 दिन बाद नहीं दिया तो 15% आपने क्या लग जाना है, इंटरेस्ट लग जाना है। द एप्लीकेशन मनी शेल बी क्रेडिटेड टू ओनली द बैंक अकाउंट फ्रॉम विच द सब्सक्रिप्शन वाज रेमिटेड, जहां से सब्सक्रिप्शन आया था उसी अकाउंट में आपको वापस डालना है। ये नौटंकी नहीं चलेगी कि जल्दी से बैंक अकाउंट की डिटेल्स दो, ये नहीं बोलेंगे हम सब्सक्राइबर को, भाई जिस बैंक से उसने पेमेंट डाला था उसी बैंक में उसको वापस रिटर्न कर दो उसी अकाउंट से। Wherever a company makes any allotment of securities, it shall file with the registrar a written of allotment। allotment का एक written file होता है, ROC अगेन गर्लफ्रेंड, उसको बताना पड़ेगा भाई देख मेरे को पैसा आया, अब जो है मैं अलॉटमेंट कर रहा हूं। अब रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट की क्या क्या कंडीशन है। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट आपको ROC के पास PAS 3 में विद इन 30 डेज ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज आपको फाइल करना पड़ेगा। PAS 3 विद इन 30 डेज, दोनों 3 ठीक है। उसमें लिस्ट ऑफ अलॉटीज आपको देना पड़ेगा कि उसके नाम क्या है, एड्रेस क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, उसका नॉर्मल आपको उसमें डिटेल देनी पड़ेगी। उसके बाद नंबर ऑफ सिक्योरिटीज आपने कितनी अलॉट करी है। उसके बाद अगर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब कंपनी को किसी सब्सक्राइबर ने पैसा नहीं दिया, समझो उसकी प्रॉपर्टी दे दी कोई, तो क्या होगा, तो आपको कॉपी उस कॉन्ट्रैक्ट की जो कि स्टैम्प्ड होना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल भी देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद एक रिपोर्ट देनी पड़ेगी रजिस्टर्ड वैल्यूअर को, कौन सी, वैल्यूएशन ऑफ कंसिडरेशन। रजिस्टर्ड वैल्यूअर की एक रिपोर्ट होनी चाहिए कि भाई उसकी क्या वैल्यू है। हम हवा में नहीं बोल सकते ना कि इसकी इतनी वैल्यू है, नहीं, आपको उसके लिए रिपोर्ट देनी पड़ेगी। इन केस ऑफ बोनस सिक्योरिटीज, कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन पास इन जनरल मीटिंग ऑथोराइजिंग सच इशू। अगर आप बोनस सिक्योरिटीज दे रहे हो तो जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होगा। बोनस मतलब आप फोकट का कुछ दे रहे हो तो आपको मेंबर से परमिशन लेनी पड़ेगी, फोकट का दें कि नहीं दें, क्योंकि मेंबर ही अल्टीमेटली मालिक है। ठीक है, तो आपके उसके रेजोल्यूशन का जो है कॉपी भी देनी पड़ेगी। शेयर्स अंडर सेक्शन 62(1)(c बाय कंपनी अदर देन लिस्टेड कंपनी, वैल्यूएशन रिपोर्ट भी आपको रजिस्टर वैल्यूअर की देनी पड़ेगी।
अगर कुछ भी डिफॉल्ट किया कंपनी ने या फिर ऑफिसर इन डिफॉल्ट, ऑफिसर इन डिफॉल्ट मतलब बलि का बकरा, ये जो बलि है बकरा ये भी फंसेगा भाई। क्यों फंसेगा? लाइबल हो जाएगा, पेनल्टी 1,000 पर डे या फिर 1,00,000, विच एवर इज लोअर, 1,000 पर डे या 1,00,000, विच एवर इज लोअर, आपको जो है पेनल्टी भरनी पड़ेगी। नाउ वी हैव प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? प्राइवेट प्लेसमेंट मींस एनी ऑफर और इनविटेशन टू सब्सक्राइब सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन बाय अ कंपनी अदर देन बाय वे ऑफ पब्लिक ऑफर। आपने पब्लिक ऑफर के अलावा जो है कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को ही बोला कि भाई आप जो है सब्सक्राइब करो, तो वो हो जाएगा प्राइवेट प्लेसमेंट। थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन विच सेटिस्फाइड द कंडीशन स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन। प्रोविजन क्या बोलता है? सबसे पहले तो आपको ऑफर लेटर जो है देना पड़ेगा। कंपनी में एक प्राइवेट प्लेसमेंट किसके थ्रू? ऑफर लेटर के थ्रू। उसके बाद द ऑफर और इन्विटेशन शेल बी मेड टू नॉट एक्सीडिंग 50 और सच हायर नंबर, जो कि 200 दिए गए हैं, उससे ज्यादा आप नहीं, ज्यादा लोगों को नहीं दे सकते। हमने बोला प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब क्या? आप पब्लिक एट लार्ज पे अगर ज्यादा लोगों को देना था तो पब्लिक ही बोल देंगे। मिनिमम 50, मैक्सिमम 200 जो प्रिस्क्राइब्ड है, उससे ज्यादा को आप नहीं दे सकते हो। एक फाइनेंशियल ईयर में 200 से ज्यादा नहीं, एक्सेप्ट ईसॉप या फिर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को। ठीक है, मतलब कि एक फाइनेंशियल ईयर में आप 50, मिनिमम 50, मैक्सिमम 200 से ज्यादा लोगों को आप प्राइवेट प्लेसमेंट में ऑफर लेटर नहीं दे सकते, उनसे पैसा नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पे अगर ईसॉप का केस है आप कर सकते हो। अगर आप क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं तो उनको भी जो है साइड रखेंगे इस 200 वाली गिनती से। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कुछ दिए हुए हैं। इफ अ कंपनी मेक्स एन ऑफर और इन्विटेशन टू मोर देन द प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ पर्सन, मतलब कि 200, इट शैल बी डीम्ड टू बी ऑफर टू पब्लिक। सीधी सी बात है, जब तुमको बोला प्राइवेट तभी माना जाएगा जब सिर्फ मैक्सिमम 200 लोग हों। 200 से ज्यादा 201 भी हुए जिसमें ईसॉप और QIB मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स नहीं है, तो ही हम उसको जो है प्राइवेट प्लेसमेंट मानेंगे। अगर 201 लोग हो गए तो आपने क्या करना पड़ेगा? आपको उसको पब्लिक ऑफर मानना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा एक्सप्लेनेशन, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स डिफाइंड किया हुआ है सेबी के रेगुलेशन में। यहाँ पर रूल 14 क्या बोलता है? The purpose to make private placement has to be previously approved by shareholder of company by a special resolution for each such private placement, provided that in the explanatory statement annexed to the notice for the general meeting to the shareholder, the basis for the price at which the offer is being made shall be disclosed। मतलब कि जब भी प्राइवेट प्लेसमेंट आप दोगे, सबसे पहले तो ऐसा नहीं, आपको जो मेंबर्स हैं उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन कैसे लेते हैं? स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू लेते हैं। अब स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू आपने परमिशन ले ली, लेकिन उसके साथ आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा कि भाई हम जो इशू कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा आपकी इशू प्राइस का। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज, क्या क्या अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज आपको ये आ सकता है? अच्छा, यहाँ पे कुछ और भी चीजें हैं, हम पहले वो देख लेते हैं। यस, इट इज इम्पोर्टेंट, देखते हैं हम इसको पहले। अब उसके बाद पहला तो आपको ये देना पड़ेगा। उसके बाद पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफर इंक्लूडिंग डेट ऑफ पासिंग ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन, आपको ये भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। काइंड ऑफ सिक्योरिटीज जो आप ऑफर कर रहे हो, कौन सी प्राइस पे ऑफर कर रहे हो, वो भी बताना पड़ेगा। बेसिस और जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा प्राइस का कि भाई हम क्यों इतना प्राइस चार्ज कर रहे हैं। नेम और एड्रेस देना पड़ेगा वैल्यूअर का, जिसने जो है वैल्यूएशन को परफॉर्म करा है। उसके बाद जितना अमाउंट कंपनी रेस करना चाहती है बाय वे ऑफ सिक्योरिटीज, मटेरियल टर्म्स बतानी पड़ेगी उन सिक्योरिटीज की। प्रोवाइडेड दैट दिस सब रूल शेल नॉट अप्लाई, मतलब के स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने क्या बोला? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। कब पास नहीं करना पड़ेगा? इन केस ऑफ ऑफर और इन्विटेशन फॉर नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर हु प्रपोज्ड अमाउंट रेज डज नॉट एक्सीड द लिमिट प्रिस्क्राइब। एक लिमिट दी गई है। बोर्ड रेजोल्यूशन इज एडिक्वेट, मतलब कि अगर हम नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के बारे में
आप अमाउंट ले रहे हो और उसके लिए इन्विटेशन दे रहे हो प्राइवेट प्लेसमेंट में, तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है, बोर्ड रेजोल्यूशन से काम हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है आपको प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट इफ अमाउंट रेस्ड एक्सीड द लिमिट, अगर लिमिट से ज्यादा का अमाउंट जो 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में दिया हुआ है, अगर उससे ज्यादा का आप अगर अमाउंट जो है पब्लिक प्राइवेट प्लेसमेंट से ले रहे हो, तो आपको साल में एक बार स्पेशल रेजोल्यूशन जो है पास करना पड़ेगा। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट इन केस ऑफ qualified institutional buyer, if company passes previous special resolution only in a year for such allotment during the year। अब यहाँ पर एक अमेंडमेंट है, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नो ऑफर और इन्विटेशन ऑफ सिक्योरिटीज अंडर दिस रूल शैल बी मेड टू बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड इन और नेशनल of a country which shares a land border which India uses। समझ नहीं आया ना, ये बहुत ज्यादा भारी भरकम लिखा हुआ है। क्यों समझ में नहीं आया? क्योंकि हम जो है अपनी भाषा में समझेंगे। यहाँ पर है अमेंडमेंट, पहले आप इसको पढ़िएगा फिर उसको पढ़िएगा, टाइम वेस्ट मत करना तो जल्दी समझ में आएगा। क्या बोलता है अमेंडमेंट? रेस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट, जो बॉर्डर कंट्री एंटिटीज हैं उनके लिए रेस्ट्रिक्शन दी गई। क्या? एक नया क्लॉज इंसर्ट हुआ है जिसमें ये कहा गया है, अब देखना कितने अच्छे से समझ आएगा, अगर कोई प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू सिक्योरिटीज इशू कर रही है कंपनी, तो वो किसी भी ऐसे पर्सन या एंटिटी को ऑफर नहीं दे सकती है जो उन कंट्रीज में रजिस्टर है जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती है या फिर ऐसी कंट्रीज के सिटीजन है। ठीक है, वो कंपनी जो इन कंट्रीज में रजिस्टर है या यहाँ के सिटीजन है, तब तक अलाउड नहीं है जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल नहीं ले लिया गया हो। देखो, जो बॉर्डर से कनेक्टेड है वो आतंकवादी भी तो हो सकते हैं। पाकिस्तान के लोगों को आपकी कंपनी में प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू आप बुला रहे हो सकता है वो कुछ घोटाला करे, अंदर बैठ के बम जला रहे हैं भाई, बैग में भर के बैग छोड़ के भाग जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी चलेगा। तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल, अगर कोई चाइनीज कंपनी या पाकिस्तानी कंपनी या उनका सिटीजन इंडिया की किसी भी कंपनी में प्राइवेट प्लेसमेंट में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसको एक तो फेमा के अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये अप्रूवल लेटर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर के साथ अटैच करना मैंडेटरी है। दिस इज मैंडेटरी। अब आपको समझ में आ गया। यहाँ पर इतनी भारी इंग्लिश जो मैं पढ़ रही थी, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नो ऑफर फलाना ढिमकाना, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब देखो, सिंपल तो बोला है भाई, बॉर्डर से लगे हुए जो देश है वहां की कोई कंपनी जो वहां रजिस्टर है या फिर वहां के सिटीजन, अगर उनको आपको प्राइवेट प्लेसमेंट देना है, अपने आप है उसको ऑफर देना है प्राइवेट प्लेसमेंट का, तो आपको सबसे पहले मोदी जी से परमिशन लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी? हो सकता है बम बना दे। ठीक है, और आप अगर ऐसे किसी इंसान को इशू कर रहे हो, तो आपको जो है आपके प्लेसमेंट के ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर में के साथ इसको अटैच करना पड़ेगा कि भाई अप्रूवल ले ली है तभी दे रहे हैं, पाकिस्तानी को ऐसे ही नहीं दे रहे, टेंशन मत लेना। दिस इज योर अमेंडमेंट। अब यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या हैं, किस पे रेस्ट्रिक्शन है? बॉर्डरिंग कंट्रीज के बॉडी कॉर्पोरेट या सिटीजन। ठीक है, क्या मैंडेटरी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी जी का अप्रूवल। ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर के साथ क्या देना है? मोदी जी की अप्रूवल, ताकि हमको और आपको भरोसा हो जाए कि भाई आतंकवादी नहीं है, मोदी जी ने बोल दिया मतलब सही इंसान होगा। एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है? केस स्टडी या एमसीक्यू फॉर्म में पूछा जा सकता है, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बताया, ऐसा आपको पूछा जा सकता है। ऐसे ही हम सारे अमेंडमेंट्स को कवर करेंगे, इसी लैंग्वेज में कवर करेंगे, सो दैट अगर एमसीक्यू आ जाए तो आप उसको फटाक से कर सको। ठीक है, तो ये यहाँ पे अमेंडमेंट दिया गया था। कंपनी मेकिंग प्राइवेट प्लेसमेंट शेल इशू, ये क्या? ऑफर कम एप्लीकेशन इनफॉर्म PAS4, किसको? जिसमें आपको नेम एड्रेस सब डालना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? PPO शेल नॉट कैरी राइट टू रेम्यूनरेशन, यहाँ पर राइट टू रेम्यूनरेशन नहीं है, कैश में पैसे नहीं लेना है आपको। अब क्या है? अमोनीज पेबल टूवर्ड सब्सक्रिप्शन, आपको चेक या DD। अरे सीधी बात है ना, इतना सारा पैसा, हम तो इनकम टैक्स में भी पढ़ते हैं ना, कैश कितना लिमिट है कैश पे, उससे ज्यादा आप पैसा नहीं ले सकते, कैश नहीं ले सकते। तो सिंपल कॉमन सेंस से चेक या फिर DD से ही लेगी कंपनी। ठीक है, अब आपने प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू एक बार आपने ऑफर दिया,
200 लोगों को, मैक्सिमम 200 लोग ही आप कर सकते हो। तो जब तक वो एक खत्म नहीं होगा आप दूसरा ऑफर नहीं दे सकते, सिंपल। उसके बाद ये सारी सिक्योरिटीज के लिए जैसे इक्विटी का पीपी जब तक कंप्लीट या विड्रॉ नहीं होगा तब तक डिबेंचर्स का पीपी नहीं कर सकते। पीपी मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट, मतलब कि जब तक एक सिक्योरिटी का खत्म नहीं होता दूसरी का नहीं कर सकते। अ कंपनी मेकिंग एन ऑफर अंडर दिस सेक्शन शेल अलॉट इट्स सिक्योरिटीज विद इन 60 डेज, 60 दिन के अंदर अंदर सिक्योरिटीज दो। इफ कंपनी नॉट एबल सिक्योरिटीज देने में तो रीपे कर दो 15 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। अगर रीपे करने में फेल हुए तो 12%। वहां पर क्या था, अगर आपको, हमने पहले क्या पढ़ा अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज में, अगर मिनिमम आपको 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू एप्लीकेशन में नहीं आया है आपको उतना तो लेना ही है, या फिर जो भी सेबी ने प्रिस्क्राइब परसेंटेज दिया हो, नहीं दिया तो डायरेक्टर्स को जो है 15 दिन के अंदर अंदर उनको पैसा वापस करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाए तो 15% से ब्याज लग जाएगा। यहाँ पर क्या था, अलॉट करो 60 दिन के अंदर अंदर, नहीं कर पाए तो 15 दिन के अंदर अंदर रिफंड दो, रिफंड नहीं दे पाए तो 12% से ब्याज देना पड़ेगा 60 डे से। अच्छा, प्रोवाइडेड डेट जो भी मोनी आएंगी उसको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखेंगे, या ये भी बहुत चाहिए, जब तुम दूसरों से पैसा ले रहे हो तो अलग से रखोगे, अपने पैसों में मिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, अब अदर देन अलग अकाउंट में आप रख सकते हो, अदर देन फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज फॉर द रीपेमेंट ऑफ मोनीज विद द कंपनी इज अनेबल टू अलॉट सिक्योरिटीज। अब यहाँ पर नो कंपनी ऑफरिंग सिक्योरिटीज अंडर दिस सेक्शन पब्लिक एडवर्टाइजमेंट नहीं दे सकती। कॉमन सेंस, कोई भी लॉ में ऐसा सेक्शन है ही नहीं जिसमें कॉमन सेंस नहीं हो। बहुत कम सेक्शन ऐसे हैं जिसकी हाथ पैर वाली बात नहीं करी गई है। हमने क्या बोला, ये प्राइवेट है भाई, प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो, और तुम पता चला स्टार प्लस पे सीरियल आ रहा है, ये रिश्ता क्या कहलाता है उसके पहले आ रहा है, हमारी कंपनी जादू बचाओ कंपनी ये लेके आ रही है प्राइवेट प्लेसमेंट, अगर आप भी करना चाहते हैं तो 200 लोग हो जाए उसके पहले पहले आके अप्लाई कर दो। ये तो पब्लिक ऑफर हो गया, आप तो पब्लिक ऑफर दे रहे हो, क्यों, क्योंकि आपने एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उसकी एडवर्टाइजमेंट दे दी, ठीक है। तो दिस इज व्हाट पब्लिक ऑफर, इसीलिए इनको अलाउ नहीं किया गया है। ओके, अब रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, हमने पहले भी रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल किया था आरओसी को, यहाँ पे भी फाइल करेंगे आरओसी को, ठीक है। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट में क्या क्या होना चाहिए पहले भी पता था, नाम, एड्रेस, कौन से क्लास की सिक्योरिटीज, क्या डेट थी अलॉटमेंट की, और वो सारी डिटेल्स, क्या नॉमिनल वैल्यू है, क्या अमाउंट है, वो सारी डिटेल्स। डिफॉल्ट करा तो 1000 पर डे फॉर ईच डिफॉल्ट अप टू 25 लाख। प्राइवेट प्लेसमेंट वालों के ऊपर ज्यादा क्यों 25 लाख क्यों लगाया गया, वहां पे क्या था 1 लाख था, 1000 पर डे या फिर 1 लाख विच एवर इज लोअर। यहाँ पे क्या लगाया गया 25 लाख तक या फिर 1000 पर डे हम कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि प्राइवेट है, यहाँ पर फ्रॉड होने के ज्यादा चांसेस हैं, इसीलिए यहाँ पर थोड़ी सी सख्ती बनाई हुई है। इफ कंपनी मेक्स प्राइवेट प्लेसमेंट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस सेक्शन, कंपनी, इट्स प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स फाइन विच में एक्सटेंड अप टू, अरे सीधी सी बात है यार, अगर आपने कुछ भी गड़बड़ करी, किसने, कंपनी ने, उसके प्रमोटर या फिर डायरेक्टर ने, उसको जो है फाइन लग सकता है कितने का, जितना अमाउंट आपने रेज करा, या फिर 2 करोड़ विच एवर इज लोअर, एंड कंपनी शैल ऑल्सो रिफंड द मोनीज 30 दिन के अंदर अंदर, नहीं करा तो 12% से ब्याज देना पड़ जाएगा, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर में क्या होना चाहिए, शेल बी इशूड इन फॉर्म PS4, सीरियली नंबर्ड होना चाहिए, एड्रेस स्पेसिफिकली होना चाहिए, राइटिंग में दे दो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में दे दो चलेगा, सेंड विद इन 30 डेज ऑफ रिकॉर्डिंग द नेम ऑफ सच पर्सन, आपने रिकॉर्ड करा उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसको भेज दो। रिक्वायर्स द कंपनी टू मेंटेन अ कंप्लीट रिकॉर्ड, भाई कंप्लीट रिकॉर्ड उसको मेंटेन करना पड़ेगा। कंपनी शेल इशू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर ओनली आफ्टर रिलेवेंट स्पेशल रेजोल्यूशन या फिर बोर्ड रेजोल्यूशन। मैंने क्या बोला, बोर्ड रेजोल्यूशन आप तब करना है जब आप सेक्शन 180 के अंदर जो है लिमिटेड अमाउंट ही ले रहे हो, लेकिन अगर उससे ज्यादा ले रहे हो तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ये हमने पहले देखा था। तो ये हो गया हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट। उसके बाद वी हैव अंडर राइटिंग। अंडर राइटर का क्या आ सकता है, MCQ आ सकता है। अच्छा, इसमें क्या है देखो, रूल 13 में बोला गया है अंडर राइटिंग कमीशन का पेमेंट करने के लिए यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी हुई है ना। व्हाट आर दीज कंडीशंस, द पेमेंट ऑफ सच कमीशन शेल बी ऑथोराइज्ड बाय द कंपनीज AOA। AOA क्या होता है, इंटरनल, अंदर वालों के लिए रूल। घर के एक जॉइंट फैमिली है तो जॉइंट फैमिली के लोगों के लिए एक अलग रूल होता है, ठीक है। बाहर के जो दोस्त आते हैं उनके लिए एक अलग रूल होता है, वो होता है MOA, बाहर से जो दोस्त आएगा उसके लिए अलग रूल।
और घर के बच्चों के लिए अलग हो। तो ये क्या होता है, घर के बच्चों के रूल्स की बुक में मतलब एओए में लिखा होना चाहिए। अच्छा, अंडरराइटर्स तो कंपनी के घर वाले हैं, यही तो काम आएंगे उनको, ठीक है, कि आपको कमीशन कैसे देनी है। देखो, या तो जो भी प्रोसीड्स आपको शेयर से आएंगी, इशू से आएंगी, उनसे दे दो, या फिर जो प्रॉफिट है कंपनी का उससे दे दो, या फिर दोनों में से दे दो। अब यहाँ पर भी लिमिट है, रेट ऑफ कमीशन क्या होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको आ सकता है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। रेट ऑफ कमीशन क्या है, शुड नॉट एक्सीड 5% ऑफ द प्राइस ऑफ शेयर्स, या फिर एनी लेस रेट और अमाउंट जो भी आर्टिकल्स में बताया गया है। सीधी बात है, 5% ऑफ द प्राइस से ज्यादा नहीं, कम चलेगा। डिबेंचर्स के केस में शुड नॉट एक्सीड 2.5%, या फिर एनी लेस अमाउंट जो बताया गया है, मतलब के शेयर्स, ये देखो एस कैसा दिखता है, 5 जैसा, तो 5%, इसी का आधा डिबेंचर्स के पास चला गया, दिस इज डिबेंचर्स का, ओके। अब यहाँ पर प्रोस्पेक्टस में जो है कंपनी डिस्क्लोज करेगी अंडरराइटर्स का नाम क्या है, रेट ऑफ कमीशन, रेट और अमाउंट ऑफ कमीशन जो हमने उसको पे करी है। ऐसा नहीं कि अपने घर का आदमी और कंपनी ने उसी को ज्यादा पेमेंट कर दिया, नहीं, लिमिट से ज्यादा तो नहीं करा, ये देखने के लिए उनको ये बताना पड़ेगा प्रोस्पेक्टस में। अच्छा, प्रोस्पेक्टस में तक क्यों बता रहे हैं, पब्लिक से पैसा ले रहे हो तो पब्लिक को पता होना चाहिए। और उससे भी बड़ी बात, आप आपकी गर्लफ्रेंड को भेजोगे आरओसी, जिसमें उसको सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी चीज आप छुपा नहीं सकते। द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज जो अंडरराइटेड और सब्सक्राइब की गई उनके द्वारा, ठीक है, देयर शेल नॉट बी पेड कमीशन एनी टू एनी अंडरराइटर विच आर नॉट ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, जो भी उन्होंने पब्लिक को ऑफर नहीं किया उसके लिए कोई कमीशन नहीं दी गई है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट की जो कॉपी है आपको आपके आरओसी को देना जरूरी है, तो आपको इसकी कॉपी भी आरओसी को देनी पड़ेगी। दिस इज आर अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है, कंडीशंस और लिमिट्स, ये आपको देख के जाना है, ओके। अब इसके लिए एक्सपेक्टेड, अच्छा यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना ही थी मेरे को, टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस में देयर इज वन मोर टाइप विच इज कॉल्ड डीम्ड प्रोस्पेक्टस। अच्छा, अभी डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है, तो पहले क्या है ना, कंपनियां हर लॉ में लूप होल्स निकाल लेते हैं, तो कंपनी बहुत शानी बन रही थी, उसने क्या करा, उसने सिक्योरिटीज इशू कर दी इशू हाउस को, ठीक है। अब सिर्फ एक ही इशू हाउस को इशू करे तो इसको क्या मानेंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट, पब्लिक एट लार्ज को दिया ही नहीं। अब ऐसा हुआ कुछ ही टाइम में इशू हाउस ने जो है वो सिक्योरिटीज को वापस पब्लिक के सामने ऑफर कर दिया। तो इन्होंने क्या करा, पब्लिक को ऑफर करा, किसने, इशू हाउस ने, और कंपनी ने इशू हाउस को पहले ही ऑफर करा था। तो इन्होंने क्या करा भाई, इशू हाउस के कंधे पर रख के बंदूक चलाई कंपनी ने कि इनडायरेक्टली आप जो है उनसे पैसा ले लो, ठीक है। कंपनी ने इसको दिया इशू प्राइस को, इशू हाउस से पैसा नहीं लिया, इशू हाउस ने पब्लिक को सिक्योरिटीज दी, फिर वहां से जो पैसा आया उसको दे दिया कंपनी को। तो एक तरीके से क्या हुआ, इशू हाउस का तो सिर्फ बहाना है, ठीक है, जबकि देखा जाए तो दोनों क्या हो गए, दोनों एक ही हो गए ना। उन्होंने क्या करा, इशू हाउस को दिया, इशू हाउस ने पब्लिक को दिया, वहां से पैसा आया, इशू हाउस ने कंपनी को पैसा दे दिया, मतलब सिर्फ एक मीडिएटर था इशू हाउस, कंपनी को पहले ही पब्लिक को पैसा इशू करना था। अच्छा, अब कंपनीज ऐसा क्यों करती हैं, क्यों, क्योंकि ताकि इतनी ज्यादा जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है, जहां पे पब्लिक इन्वॉल्व हो जाती है लॉ में, वहां पे रिक्वायरमेंट्स और बहुत सारे ऑब्लिगेशंस आ जाते हैं, बहुत सारी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आ जाती है। इस चीज से बचने के लिए कंपनीज ऐसा कर रही थी। तो ये बोला गया कि अगर आप इशू हाउस को सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो और वो पब्लिक को इशू करके वो पैसे तुमको दे रहा है, तो इसको भी डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना जाएगा जो आपने पब्लिक को दिया है, तो इसको भी पब्लिक ऑफर ही माना जाएगा। तो इट इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब एक्सपेक्टेड क्या क्या है, लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मिस स्टेटमेंट जो हमने सेक्शन 34 35 देखा, क्रिमिनल लायबिलिटी, सिविल लायबिलिटी, कंपैरेटिव एनालिसिस। अब यहाँ पे क्या आ सकता है आपको, रेड हियरिंग, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, डीम्ड प्रोस्पेक्टस जो मैंने अभी आपको बताया, कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस डायरेक्टली आ सकता है, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज कैसे होगी, प्राइवेट प्लेसमेंट आपको आ सकता है, और रीसेंट अमेंडमेंट जो अभी हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। ये अमेंडमेंट क्या था भाई, बॉर्डर से जुड़ी हुई जो भी कंट्रीज है वहां पे रजिस्टर्ड कंपनी या वहां का सिटीजन, उसको प्राइवेट प्लेसमेंट में आप ऑफर नहीं कर सकते, कर रहे हो तो मोदी जी से परमिशन ले लो, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा चैप्टर 3। दिस वॉज ऑल अबाउट चैप्टर 3। इसके सारे इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड टॉपिक्स थे, ये हमारे पास हैंड रिटन नोट्स हैं।
आप हैंड रिटन नोट्स को रेफर कर सकते हो 1 डे बिफोर एग्जाम के लिए, एकदम सफिशिएंट है और बहुत काम आते हैं। हाँ, इसमें सारा हमने इम्पोर्टेंट सारा कुछ कवर कर ही दिया है। स्टार्टिंग में आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। अब इन नोट्स में आपको क्या क्या फायदा मिलेगा, सबसे पहले तो कोई भी क्लैरिटी का पॉइंट है तो आपको वो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको 1 डे बिफोर एग्जाम रिवाइज करना है, पूरा चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहीं से रिवाइज हो जाएंगे। कनेक्टिंग ब्रिजेस आपको मिल जाएंगे, जैसे सेक्शन 33 कनेक्ट करता है कि भाई प्राइवेट प्लेसमेंट और इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज टू अंडरराइटर में आपको प्रोस्पेक्टस को इशू करने की जरूरत नहीं है। तो ये थे हमारे हैंड रिटन नोट्स। वी हैव अमेंडमेंट्स ऑल्सो। आप इस अमेंडमेंट को ऐसे पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा, आया तो एमसीक्यू में आएगा। एबीसी एनालिसिस क्या आ सकता है, क्या आ चुका है, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, रिमार्क्स, आपको किन चीजों पे ध्यान देना है। देन वी हैव, जिसमें से मैंने आपको यहाँ पे रेफर करा, दिस इज सेक्शन 34, 35, ये ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर्ड है तो आप वहां से ले सकते हैं, प्लस इसका रिविजन वॉइस नोट भी है वहां पर। अभी मैं आपको दूंगी टेलीग्राम पे चैप्टर 3, उसका अमेंडमेंट और एबीसी एनालिसिस, एंड देन हम नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन करेंगे कल। तो मिलते हैं कल अगले रिवीजन लॉ एक्सप्रेस में, तब तक के लिए बाय।